हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सिम सानी। आज हम लोग बात करेंगे रेट्रो प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ये बीमारी क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किया था। आज हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेट्रो प्रोलैप्स या फिर मलबार की कोई भी बीमारी हो, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रोसीजर आपको नहीं करना है। अगर आपको बीमारी है, एक बार नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आस-पास कोई एनोरेक्टल सर्जन है या फिर कोई छार-सूत सर्जन है, उनसे कंसल्ट करें। वो जैसे सारी चीज़ें बताएँ, जो-जो प्रिकॉशन बताएँ, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो आज हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन से सर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं, कौन-कौन से कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, कौन-सी मेडिसिन दी जाती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में बात करेंगे कि सबसे पहले कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बाद जो सर्जिकल प्रोसीजर कराई जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में भी हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, जिसके वजह से बीमारी ये हमारे शरीर में डेवलप होती है। क्या-क्या बचाव करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, डाइट कैसा लें हम लोग, कैसा रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में हमें डाइट लेना चाहिए। एक-एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन, यानी इस बीमारी होने का जो कारण होता है, कौन-कौन से कारण होता है। अगर आपको बीमारी है रेक्टल प्रोलैप्स की या फिर कोई भी बीमारी है, अगर आप उस कारण जिसके वजह से बीमारी हुई है, आप लगातार सेवन करोगे, अगर लगातार वही कारण करोगे, तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहला प्रिवेंशन पॉइंट में लिखा है, वो है स्ट्रेनिंग। यानी जब भी आप मलत्याग करते समय ज़ोर लगाते हो, स्ट्रेनिंग करते हो, तो आपको स्ट्रेनिंग नहीं करना है। स्ट्रेनिंग करने से क्या होगा, जो आसपास गुदाद्वार के आसपास स्फिंक्टर मसल्स होती है, ये लंबे समय तक स्ट्रेन करने से क्या होता है, अपनी टोनिसिटी खो देती हैं और वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या हो सकती है। तो आपको स्ट्रेनिंग नहीं करना है। दूसरा जो है वो है हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी भारी वजन का उठाना। जब भी आप कोई भारी वजन उठाते हो, तो हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ये प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, रेक्टम के आसपास भी प्रेशर बढ़ता है, और रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब ये होता है रेक्टम का पोर्शन प्रोलैप्स आउट, बाहर निकल जाना। तो ड्यू टू प्रेशर की वजह से यहाँ पे रेक्टम का पोर्शन बाहर निकल जाता है। तो आपको कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना है। कॉन्स्टिपेशन, ये यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की समस्या। अगर आपको कब्ज की समस्या है, उसके लिए आप डॉक्टर से मिले, अपने कब्ज का इलाज कराएं, क्योंकि कब्ज अगर आपको होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर तो उसके बाद आपको स्ट्रेनिंग होगा, यानी मल त्याग करते समय आपको जोर लगाना पड़ेगा। कोशिश करिए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। डाइट अच्छा लीजिए, घर का खाना खाइए, फास्ट फूड अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सारे हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दूं, रेक्टल प्रोलैप्स, हमारे शरीर में रेक्टल प्रोलैप्स 2 टाइप के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। अगर पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है, हमारे गुदाद्वार से जो रेक्टम का जो पोर्शन होता है, अगर 1.5 इंच से कम निकलता है, तो इसको हम लोग पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। वहीं अगर प्रोलैप्सबल मास 1.5 इंच से ज़्यादा निकलता है, तो उसको हम लोग कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। तो सामान्यतः जो मैं ये कुछ जो तौर तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो मेडिसिन कुछ बताऊंगा, ये सामान्यतः जो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या जिन्हें होती है, उनमें ये काम करेगा। कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। मेनली देखा जाता है, प्रोलैप्स की कोई भी समस्या हो, पार्शियल और कंप्लीट, मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी ही ट्रीटमेंट का चॉइस होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो एक तरीका होता है जात्यादि तेल और पाइलोआम्स तेल। ये 2 ऑयल होती हैं, स्पेशली मलदार की बीमारियों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको जात्यादि तेल का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ऑयलिंग करने से कई सारे बेनिफिट होते हैं, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारा मलद्वार है, ऑयलिंग करने से कई सारे बेनिफिट होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे होता क्या है, जब भी आप ऑयलिंग करते हो, जात्यादि तेल को आप इस्तेमाल करते हो, तो ये हमारा रेक्टम का पोर्शन है और ये हमारा एनल कैनाल है, एनल कैनाल। तो जात्यादि तेल का इस्तेमाल कैसे करना है, हम लोगों ने बात किया था इस पे। आपको क्या करना है, एक 3 ml की सिरिंज लेनी है। 3 ml सिरिंज से उसमें से नीडल को आपको हटा देना है। ध्यान रखिए, आपको नीडल को हटा देना है। या फिर आप पाइलोआंस अगर आप तेल लेते हो, तो इस तेल के साथ आपको कैथेटर के साथ मिलता है, एक सिरिंज के साथ कैथेटर मिलता है, जिससे ऑयल आपको मलद्वार में डालने में काफ़ी ईजी होगा। तो सबसे पहले लेट अस सपोज ये सिरिंज है, इसमें से नीडल आपको हटा देना है, और जात्यादि तेल या फिर पाइलोआम्स तेल आपको इसमें, इस नीडल में, सिरिंज में फिल कर लेना है।
इस सीरीज में आपने ज्यादातर लेटर सपोज यहाँ पे फिल कर लिया। आपको ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ये आपको 2 टाइम करना है, सुबह मल त्याग करने से पहले और रात को सोने से पहले। तो 2 टाइम करना है, सुबह और रात में। सुबह कब? मल त्याग से पहले और रात में सोने से पहले। तो अगर आप तेल यहाँ पे गुदाद्वार में पुश कर देते हो एनल कैनाल पे, तो इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपने तेल इंसर्ट कर दिया, तेल चला गया पूरा अंदर, तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपको कब्ज की समस्या है, तो रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या, रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है, जो रेक्टम का जो पोर्शन होता है यही गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, हमारी बड़ी आंत का जो ऊपर लास्ट वाला एरिया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। तो रेक्टम का पोर्शन ही गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है और रेक्टम में हमारा स्टूल पार्टिकल यानी मल जो है इकट्ठा होता है। तो होता क्या है, मल मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो स्पेशली देखा जाता है जिन्हें भी कब्ज की समस्या होती है तो उन्हें मल जो स्टूल होता है वो काफी हार्ड आता है, स्पेशली स्टूल का जो पहला भाग। ऑयलिंग कर दोगे तो आप क्या होगा, इससे आप ये सिरिंज से आपने ऑयलिंग अगर कर दिया तो इससे क्या होगा, ये जो स्टूल होगा इस पे ऑयल लग जाएगा। तो ये जब आप डिफिकेट करने के लिए जाओगे, जब आप मल त्याग करने के लिए जाओगे तो ये आराम से फिसल के बाहर आ जाएगा। स्लिपरी होने के कारण यहाँ पे गुदाद्वार पे आपको कहीं चोट नहीं लगेगी और आराम से मल फिसल होकर कर भी जाएगा। और ज्यादा देर में कई सारे एंटीसेप्टिक, कई सारे बेनिफिट आयुर्वेदिक औषधि से मिलकर बना होता है, कई सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये समस्या नहीं उत्पन्न करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें स्ट्रेनिंग यानी जोर ना लगाना पड़े और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो उससे कैसे छुटकारा पाए, स्टूल हार्ड अगर आ रहा है तो उससे कैसे छुटकारा पाए। तो ये तेल ऑयलिंग करने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। कब कब करना है आपको, सुबह मल त्याग करने से पहले, रात को सोने से पहले। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, जायद तेल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहलवान तेल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो ये आपको 2 प्रोसीजर जरूर करना है, सुबह मल त्याग करने से पहले जायद तेल का इस्तेमाल और रात को सोने के से पहले। तो ये 2 चीज करिएगा। दूसरा, अगर आपको मल त्याग करने के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल माफ निकल जाता है, अगर आपको दर्द होता है तो कुछ एनाल्जेसिक्स, कुछ पेन किलर आप ले सकते हो। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी औषधि आपको नहीं लेनी है, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। कोई पेन किलर आप ले सकते हो, जीराडोल एसपी भी ले सकते हो, अल्ट्रासेट भी ले सकते हो, कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, आइबुप्रोफेन हुआ, ये सब ले सकते हो। बात करें अगर ब्लीडिंग होती है तो कुछ लोगों में ब्लीडिंग की भी समस्या होती है, तो ब्लीडिंग के लिए भी आप आयुर्वेदिक इसमें मेडिसिन, कई सारे मेडिसिन चलाई जाती है, आयुर्वेदिक भी होती है, एलोपैथिक भी होती है। तो ब्लीडिंग के लिए भी यहाँ पे मेडिसिन सामान्यतः दिया जाता है। स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है, सामान्यतः देखा जाता है अगर हार्ड स्टूल आए तो आपको समस्या बढ़ जाती है, तो उसके वजह से स्टूल सॉफ्टनर कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही कॉमन, लैक्टुलोज और सोडियम पिकोसल्फेट और भी कई सारे मिक्स कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। आयुर्वेद में कई सारे पेट साफ करने की दवाइयां हैं, जैसे अभ्यारिफ्ट, तंत्यारिफ्ट व त्रिफला हुआ, आप ले सकते हो। तो ये सारी मेडिसिन सामान्यतः इसमें देखा जाता है। हम लोग जो पेशेंट अपने कराते हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें कराते हैं मैं आपको बता दिया। तेल का इस्तेमाल करना है और कुछ मेडिसिन होती हैं, ये इसका भी इस्तेमाल कराया जाता है इन केस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। ये पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। बात करेंगे डाइट के बारे में, तो आपको ऐसा डाइट लेना है, फाइबर रिच डाइट, यानी ऐसा भोजन करना है जिसमें फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा में हो। खाने में आप सलाद लीजिए, उसके बाद सलाद ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, व्हीट खाएं, मिक्स मल्टीग्रेन खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं। इसको आपको भरपूर मात्रा में पानी, और हाँ एक चीज़ और, आप हाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बात करेंगे चिल्ड्रन यानी बच्चों में, होता क्या है, बच्चों में स्पेशली बात करें तो हमारा रीढ़ का हड्डी जो होता है, जैसे जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है, एक नॉर्मल वयस्क में देखा जाता है, रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसी तरह होती है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ जो सैक्रम और कॉक्सिक्स वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी है, और नीचे वाला जहाँ पे टेल बोन होता है, यहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है, सैक्रम और कॉक्सिक्स, सैक्रम ऊपर होगा, सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो हल्का सा कर्व होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल में जब रीढ़ की हड्डी जो पूरी डेवलप होती है तो यहाँ पे एक हल्का सा कर्व होता है, और यहीं पे जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स, जहाँ पे हमारी टेल बोन होती है, यहीं पे हमारा एनल कैनाल गुदा द्वार होता है, जस्ट लाइक दिस।
तो हमारा एनल कैनाल जो होता है थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की तरफ और हल्का सा पीछे की तरफ होता है। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कर्व होता है इसके वजह से क्या होता है, रेक्टम को, हमारे एनल कैनाल को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट होने के कारण ये अपने प्रॉपर पोजीशन में बना होता है। और होता क्या है, बच्चों में जिनकी उम्र स्पेशली 3 साल से कम होती है, तो ये रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला पोर्शन, सैक्रम और कॉक्सिस वाला, ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता, जैसे जैसे ये आप कर्व देख रहे हो, ये बच्चों में कर्व ऐसा नहीं होता है, बच्चों में थोड़ा कर्व सीधा टाइप का होता है, जिसके वजह से रेक्टम को सपोर्ट नहीं मिल पाता। और बच्चों में जिनकी उम्र 3 साल से कम होती है, उनमें रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो यही मेन कारण होता है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन के केस में, बच्चों के केस में जिनकी उम्र 3 साल से कम होती है। उसके लिए अगर रेक्टल प्लस की समस्या हो जाती है तो उसके लिए क्या करें, आपको एक प्रोसीजर होता है डिजिटल रिपोजिशनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोलैप्सिबल मास निकल जाता है, स्पेशली पार्शियल प्रोलैप्स बच्चों में होता है, जब प्रोलैप्सिबल मास निकल जाता है तो आपको एक ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद जो प्रोलैप्सिबल मास निकलता है उसको फिंगर के साथ हल्का सा आप अंदर की तरफ इंसर्ट करोगे तो इजिली अंदर चला जाता है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल रिपोजिशनिंग। तो अगर बच्चों के अगर घर में आपके बच्चे हैं, उनको जिनकी उम्र 3 साल से कम होती है, उनको अगर प्रोलैप्स की समस्या होती है, तो आप ग्लव्स पहन के विद द हेल्प ऑफ फिंगर के साथ से इसको, जो प्रोलैप्सिबल मास होता है उसको अंदर कर दोगे तो वो अपने आप अंदर चला जाता है। और जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उनमें रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या धीरे धीरे सही हो जाती है, या फिर कम हो जाती है। तो ये सामान्यतः इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल रिपोजिशनिंग। एक चीज नोट करने वाली बात है, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे प्रिवेंशन के तौर पे बताई तो बताई, लेकिन एक चीज और आपको स्पेशली नहीं करना है मलद्वार की बीमारियों में, वो है सिड्स बाथ। वो है सिड्स बाथ। मल द्वार की बीमारी में स्पेशली देखा जाता है सिड्स बाथ का काफी अच्छा रोल होता है। लेकिन अगर आपको रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या है तो आपको सिड्स बाथ बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो रेक्टम होता है बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही हमारे शरीर का अंदर का पार्ट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर आप सिर्फ बात करते हो, हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करते हो, तो रेक्टम का अगर लेयर जो म्यूकोसा हुआ, अगर वहां पे इंजरी हो गई तो आपको काफी समस्या हो सकती है। तो हम लोग मलद्वार की मैक्सिमम बीमारी में अगर पाइल्स फेशियल फिस्टुला हुआ तो उसमें सिर्फ बात काफी अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन प्रोलैप्स की समस्या है तो आपको सिर्फ बात बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें सामान्यतः की जाती हैं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में काम आती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है सर्जरी इज द ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्रोलैप्स। प्रोलैप्स में क्या होता है, सर्जरी ही से ही प्रोलैप्स सही होता है। स्पेशली देखा जाता है महिलाओं में और ओल्ड इंडिविजुअल में जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। तो कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी हम लोग दो पार्ट में बात करेंगे। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में कौन सी सर्जरी होती है और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में। सबसे पहले बात करेंगे पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स, इसमें सामान्यतः देखा जाता है दो टाइप की सर्जरी होती है। सबसे पहले बात करेंगे गुडसॉल्स लाइगेचर एंड एक्सीजन ऑफ प्रोलैप्स म्यूकोसा। एक सर्जरी का नाम है गुडसाल्स लाइगेचर एंड एक्सीजन ऑफ प्रोलैप्स में से प्रोलैप्स म्यूकोसा। दूसरा जो सर्जरी का नाम है उसे हम लोग कहते हैं थर्स प्रोसीजर। काफी फेमस सर्जरी है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्स प्रोसीजर। ये हम लोग पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में सर्जरी, जिनको पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या होती है उनमें ये सर्जरी होती है। बात करेंगे कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में, जिन्हें कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या है, रेक्टल प्रोलैप्स, उनमें जो सर्जरी कराई जाती है वो है, पहली जो है एल्टीमायर प्रोसीजर, दूसरी जो है डिलोर्म प्रोसीजर। एक और सर्जरी कराई जाती है एडवांस, वो है रेक्टोपैक्सी। रेक्टोपैक्सी। तो ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, सिंपल इजी वे में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या है, क्या कर सकते हो आप, कौन सा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप फॉलो करोगे, कौन सी चीज़ें नहीं करोगे। लेकिन आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है, अगर आपको मलद्वार की कोई भी बीमारी होती है
सबसे पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को बताएं, क्योंकि कई लोग मलदवा की बीमारी होती है तो वो काफ़ी संकोच करते हैं। तो आप अपनी बीमारी को बताएं, समझें, उसके बाद डॉक्टर जैसे सलाह दें, जो जो चीज़ फॉलो करने के लिए बोले, अगर सर्जरी आपके लिए बेस्ट है तो सर्जरी कराइए, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।